ये बहक रहे हैं पूंजीपतियों के दबाव में, और उन पूंजीपतियों को संरक्षण देने के लिए ये एमएसपी लागू नहीं कर रहे। आप मुझे बताइए कि कह रहे महंगाई बढ़ेगी और लाखों करोड़ों अरबों रुपया लेके इनके जो दोनों भाई हैं वो गुजराती भाग गए, तो तब वो देश का नुकसान नहीं हुआ, देश करनी है जी। तो मुझे कोई वो नहीं होता है, मैं समझता हूँ कि बेईमानी से 400 सीट करके तो ये सरकार भी खत्म कर देंगे, कह देंगे हम तो आजीवन हो गए प्रधानमंत्री। लेकिन ये आज़ादी की लड़ाई के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा हुई, बहस के बाद लब्बो लबाब जो निकला उसका 3 साल में संविधान बना, और सारे स्ट्रक्चर को उसको तोड़ना चाह रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस का यूनियन कार्यालय है जिसमें यूनियन के सेक्रेटरी है, और आज हम जानेंगे कि जिस तरह लोकसभा 2024 का इलेक्शन नज़दीक है तो कैसी तैयारी है शहर में कांग्रेस पार्टी की, और तो कितना लगता है यहाँ से कितना पब्लिक का सपोर्ट है, कितना समर्थन है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। जी दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया, और हमारे साथ जो वरिष्ठ नेता भी हैं और काफ़ी टाइम से कांग्रेस में अपना समर्थन दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में इनका बहुत बड़ा योगदान भी है। लोकसभा इलेक्शन नज़दीक है, उसको लेके शहर में कांग्रेस कितनी मजबूत है और कितनी तैयारी है आपकी? शहर में पूरी तैयारी है कांग्रेस के चुनाव की, और जो हालात हमारे लोकसभा क्षेत्र में हैं उसको कांग्रेस के बहुत फेवरेबल है, पक्ष में। इस बेरोजगारी के, बढ़ती हुई महंगाई के और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं हरिद्वार के, तो उन पे वर्तमान सत्ताधारियों ने काम नहीं किया, और इन्होंने ये कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम धर्मों के आधार पर इन्हें बांट दें ताकि एक तरफा हमें वोट मिल जाए। हरिद्वार धार्मिक नगरी है, लेकिन इसका करैक्टर हमेशा नेशनल रहा है, राष्ट्रीय रहा है। आप पिछला भी इस जिले का पूरा चुनाव देखिए तो इसमें 5 सीट कांग्रेस के पास है, और दोनों दलित सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस का बेस वोट मुस्लिम वोट भी माना जाता है, मुस्लिम प्लस हरिजन, तो हरिजन ज़्यादातर पक्ष में है। इनकी जनसंख्या के आधार पर हम देखते हैं तो एक तरफा चुनाव है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। और हमारी तैयारियां हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी ने संगठन को एक जागरूक करके इस तरह से खड़ा कर दिया है, और हमारे जो जहाँ पे जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, महानगर अध्यक्ष बनाए गए सतपाल जी, अमन गर्ग और इनकी पूरी टीम, इन्होंने बूथ लेवल तक अपने वर्करों की ट्रेनिंग कर ली है, उन्हें प्रशिक्षित कर लिया है, और इसके अलावा भी मंडलम बनाए गए हैं, 3-3, 4-4 वार्डों पे इंचार्ज बनाए गए ताकि उनकी देखरेख को काम कर सके। और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। अभी कल ही बिजली के बढ़ते हुए रेट के विरुद्ध प्रदर्शन महानगर कांग्रेस करने जा रही है। इस तरह से अंकिता हत्याकांड हो और कोई कांड हो तो उसमें भी सक्रिय रहती है कांग्रेस अपने तरीके से। आज इंडिया की जो संरचना है देश में और दलों के साथ, आज ही सवेरे सिटी मजिस्ट्रेट को समाजवादी पार्टी, CPM, CPI, कांग्रेस और बुद्धिजीवियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है जो हल्द्वानी की घटना हुई उस पर। हल्द्वानी की घटना से भी ये साबित हो रहा है कि सरकार बौखलाई हुई है, और वो ये निश्चित नहीं कर पा रही कि अगर हम सीधे सीधे चुनाव लड़ेंगे तो जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश में के नौजवानों के समान, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, और दलितों पे अत्याचार का मुद्दा, महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा, अंकिता हत्याकांड, इनको फेस नहीं कर पा रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि इन मुद्दों के चलते हुए और कांग्रेस की सक्रियता की वजह से हम चुनाव जीतने नहीं जा रहे। अब उनका जो आखिरी हथियार होता है, पहले तो राम मंदिर पे माहौल बनाने की कोशिश की, यानी ये भगवान राम को यही लाया, यही स्थापना कर रहे हो, तो वो फीका होता देख रहा, उससे भी उनकी संतुष्टि नहीं हो रही कि हम चुनाव जीत जाएंगे। तो अब उन्होंने ये हल्द्वानी में भी एक ऐसा प्रयास किया है जो कतई उचित नहीं है और समाज को बांटने वाला है। और ऐसे मौके पर कई दिनों से कांड चल रहा था, कोशिश की जा रही थी एक धर्म विशेष को टारगेट करके जो हालात वहाँ बनाए गए, जितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि बुलडोजर का प्रयोग नहीं करेंगे, कह रहा है, पार्टी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का,
और ये बुलडोजर लेकर उनके मदरसे, उनकी दुकानें, उनका सब कुछ बहाने डालने को तैयार हैं और एक ऐसा माहौल कर रहे हैं जिस समाज को बांटने का काम करते हैं। और राहुल जी की यात्रा का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि जिस तरह से उन्होंने सद्भावना यात्रा ये की है, भारत जोड़ो यात्रा की, अभी कांग्रेस के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है। तो सर, ये जिस तरह तो आपने पूरा बताया, इसमें अभी एक हाल ही में आप देख रहे हैं किसानों का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा हुआ है जी। उसमें देख रहे हैं कि एमएसपी पे जो दादा किसानों को कह रहे हैं कि हमसे थोड़ा वादा किया गया था वो पूरा नहीं किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उस पर वो धरने पे जा रहे हैं। तो कांग्रेस का भी मैंने देखा कि राहुल गांधी जी ने भी अपनी यात्रा को स्थगित किया है थोड़े टाइम के लिए। वो कितना सपोर्ट में है कांग्रेस किसान? वो तो कई दफ़े कह चुके हैं और उनकी मांगों का समर्थन राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे खड़गे जी, सब लोग बहुत जोरदार शब्दों में कर रहे हैं और वायदा कर रहे हैं कि हमारी सरकार रहेगी तो ये सारे मुद्दे उनके हल होंगे। और हमारा ये मानना है कि आज भी ये गवर्नमेंट अपने तरीके से नहीं चल रही, ये कठपुतली है अडानी और अंबानी की। और अगर एमएसपी लागू होती है तो वो डूब जाएंगे, उनको सबसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इसीलिए ये बाजिद हैं और जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, हमारा अच्छा सर, मैं आपको रोकते कहूँगा, उसमें एक मुद्दा ये भी हो रहा है कि वो अगर एमएसपी लगाएंगे, जारी करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि देश में महंगाई बढ़ेगी। और इनका कहना है, जो सत्ताधारी पार्टी है, कि इनको जो गठबंधन है वो इनको बहका रहा है, फुसला रहा है, और बाद में कहिए अपने दिमाग से नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे से प्रेशर आ रहा है, इसलिए आंदोलन चल रहा है। किसान जो है, ये किसान जो पार्टियां हैं, विपक्ष है, वो इनको प्रेशर दे रहा है कि आप आंदोलन पे आओ, अपना हक मांगो। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? भूख जब आदमी को लगी हो तो दबाव में रोटी मांगता है जी। किसान का जो नुकसान है, जिस तरह से फसल की बर्बादी है, और जितनी वो मेहनत करता है, जितना पैसा लगाता है, आप बताइए कि वो दबाव में काम करेगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, अडानी अंबानी तो अपने रेट खुद तय करेंगे और बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके रेट खुद तय करेंगे। किसान अपनी कीमत मांगता है तो उसे बहका रहे हैं। बहकाए में भी अगर आता है तो इसीलिए तो आ रहा है कि उसका नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को पूरा करने की बात करें तो किसान बहक रहा है। इससे बढ़कर बात वो कहेंगे सरदारों ने करा तो सरदार आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं। ये इस तरह के आरोप लगाकर उनकी डिमांड को हल्का करने का काम ये कर रहे हैं। मजबूरी है, किसान नहीं बहक रहा, ये बहक रहे हैं। पूंजीपतियों में गरीबी नहीं बढ़ी, नोटबंदी से देश में गरीबी नहीं बढ़ी, बेरोजगारी नहीं बढ़ी। एक किसान को अगर दे देंगे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और कितना अधिक बर्बादी ये कर रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपए की, उससे देश की महंगाई नहीं बढ़ रही। अगर इनको दे देंगे तो नुकसान हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा गैर तार्किक वो है जवाब, जिसकी कुछ कहना, झूठ बोलने में तो ये माहिर है, तो इन्हें तो कुछ नहीं लगता। लेकिन असली बात तो यह है कि इनके जो आका हैं उनकी जेब पर डाका अब नहीं पड़ना चाहिए। बाकी किसान की पड़ जाए, लोगों की पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये कहना यह है कि जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, ये सरकार उनके लिए बनी हुई है, और आम पब्लिक हो गई, किसान हो गए, मजदूर हो गए, उनके लिए नहीं। जिस तरह की आप देख रहे हैं दिल्ली बॉर्डर जाते हुए, हरियाणा से, जो पंजाब से, हरियाणा से किसान आ रहे हैं, उनको बीच में आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग कर रखी है, कीले लगा रखी हैं, उस पर उनको दिल्ली में घुसने नहीं दिया जा रहा है कि वो दिल्ली में आएंगे तो वो हंगामा करेंगे और अपने हक मांगेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? सरकार का ये रवैया कैसा? बड़ी बात कहता हूँ, तो किसानों को नहीं घूमने दे रहे। अगर मैनिपुलेशन से, जैसा ये इन्होंने तय कर दिया कि 400 सीट हम, और बात सुनिए, पेंशनर पेंशन मांगते हैं तो कंगले हो जाते हैं, नौकरी मांगते हैं लोग बेरोजगार तो ये कहते हैं हमारे पे पैसा बर्बाद हो जाएगा, कहाँ से देश को चलाएंगे। हर चीज़ पे, हर मुद्दे पर जो लोग खड़े होते हैं तो उनकी बात के सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन सुनते किसकी हैं? उन्हीं इंडस्ट्री वालों। मतलब इनके सामने जो पक्ष है वो गरीब का पक्ष नहीं है। गांधी का जो सपना था कि हर आंख से आंसू पहुंचेंगे, ये हर आंख से आंसू नहीं पहुंच रहे, केवल 2 घरों का आबाद, 4 घरों का आबाद करने का काम कर रहे हैं। इनके जो पूंजीपति मित्र हैं उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं, और ये ताकत लोगों के हाथ से निकलकर देश के बड़े लोगों तक चली जाएगी, और फिर हमारा देश बर्बादी की तरफ जाएगा और जा रहा है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी के नेता लोग कहते हैं कि उन्होंने 10 साल में इतना काम करा है कि कांग्रेस 60 और 70 साल में उतना विकास नहीं कर पाई। इससे पहले कांग्रेस की ही सरकार थी भारत में,
और कांग्रेस ने इतना समय राज किया, लेकिन जो सॉल्यूशन थे, जो देश को आगे ले जाना था, डेवलपमेंट होना था, उस तरीके से नहीं हुआ। और हमने 10 सालों में काफी कुछ डेवलपमेंट किया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई एक चीज बता दो, ये तो कह रहे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अगर 70 साल में कुछ ना हुआ था तो ये बेचते किसे? देश की कौन सी ऐसी संस्था है जिन्होंने बेचने का काम नहीं करा? चाहे रेलवे हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, कोई संस्था देश की ऐसी नहीं है जो कांग्रेस के राज्य में बनी थी उसको उन्होंने तोड़ने का काम नहीं किया हो। आज रिजर्व बैंक नंगा है, आज आपकी यूजीसी में भी इन्होंने घपला कर रखा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जिसको इन्होंने स्थिर रहने दिए। ये सारे मापदंड केवल कांग्रेस ने बनाए। आप मुझे एक बात बताइए, जो कुछ उत्तराखंड की असेंबली में हुआ ये समान आचार संहिता के ऊपर, क्या ये कानून बनाने का हक उत्तराखंड असेंबली को है? अगर उत्तराखंड असेंबली पास कर देगी तो पुरकाजी से आगे वो लागू होगा, नहीं लागू हुआ तो क्या उसका मायने क्या है? जो सेंट्रल का विषय था, जो सेंट्रल को देश के लिए करना चाहिए था, उसमें अच्छाई भी हो सकती थी करते, लेकिन एक भी काम इन 14 से लेकर आज तक कुछ हुआ हो नहीं तो, इनका ये कहते हैं कि हमने यातायात हो गया और जितने भी है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी अच्छी कर दी कि अब कहीं से कहीं जाने में इतना समय नहीं लगता। कांग्रेस के टाइम में सड़कों में बहुत समय लगता था। उठा के तो देख लो किसने शुरू करी? मनमोहन सिंह ने। अगर एक भी स्कीम इन्होंने सिवाय उनको चलो बढ़ा दिया होगा कि भाई 2000 पे नेशनल हाईवे बन रहा, 3 पे कर दिया होगा, लेकिन ये सारी योजना अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो मनमोहन सिंह के टाइम में बनाई गई। नहीं, वो उस टाइम पर देखो उनका कहना यह है बनाई हुई होगी, लेकिन नहीं लागू इन्होंने कर दी। बनाना शुरू हो गया था, काम शुरू हो रखे थे। अब ये तो उस जगहों पे पत्थर लगा रहे हैं जो मनमोहन सिंह जी ने, कांग्रेस ने कर दिए। पत्थर हम लगा देंगे तो हमने बनाइए, यानी कि आपने यार इसकी नींव रख दी थी पहले से। नींव नहीं, शुरू हो गए थे काम। आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, ऑन पेपर देख लें कि वो काम शुरू हो गया था, आधे पौने निपट भी गए थे। अब उस काम को कंटिन्यूटी कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो अब पत्थर हमारा लगेगा, लगा लो। तो इसके अलावा कुछ नहीं करा इन्होंने। और ये बेचना या पत्थर लगाना? दो मुद्दे जो आपको बताइए, 370 है जो उसको हटाने को, राम मंदिर का कह रहे कि हमने ये कांग्रेस इतने समय से जो राज में थी वो इन मुद्दे पे बात ही नहीं करती थी। और मुझे बताइए जी, 370 धारा जो लगी थी उस कमेटी में इनके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। वो लेटर मौजूद है जिसपे श्यामा प्रसाद मुखर्जी देख रहे थे कश्मीर के मामलों को, और उन्होंने इस पे उनके दस्तखत ना दस्तखत हो तो तभी एक है ये लागू करी हुई। तो इनका शेयर होल्डर लागू करने में ये लोग भी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी थे जो जनसंघ के नाम से थे। जी, जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी ना, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो सहमत थे। और आज ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उसकी कैबिनेट में थे, जिन्ना की कलकत्ता में मंत्री थे। तो कैसे इनका बोलने के कई मुंह हैं। एक मुंह हो तो आदमी कहते भाई इसका जवाब देना, तो 10 मुंह की 10 बीजेपी जिस तरह की ईडी और आपका देख रहा है सीबीआई, वो कह रही है कि जो भी भ्रष्टाचारी थे उनके खिलाफ हम सख्ती से पेश आते हैं। और ईडी सीबीआई जिस तरीके से उन्होंने ये ब्लैक मनी कब्जा रखी है उनको निकालने का भी काम कर रही है, काम कर रही है। जो अगर बीजेपी की शरण में चला जाए तो उसकी तो सारी कार्रवाई वो समाप्त, जो पलटी मार ले तो उसकी कार्रवाई तो समाप्त। मैं कितने नेताओं को बीजेपी की जानता हूं जिन पर अथाह समुद्र, और आप भी उन्हें जानते होंगे, हमारे स्थानीय ही हैं, लेकिन आज तक उनके यहाँ तो ईडी आता नहीं। और जो ईडी के छापे पढ़ के दोषी भी है, जिसे वो दोषी कह रहे हैं, वो बीजेपी में चले जाओ तो आज उनके सारे गुनाह माफ है। तो यानी कह रहे हैं, आप बताइए हरक सिंह रावत पे तो यही प्रेशर है कि तुम बीजेपी में वापिस आ जाओ। तो ये सब काम तो ईडी और सीबीआई का इतना राजनीति इस्तेमाल कभी हो नहीं सकता जितना बीजेपी अपनी राजनीति के लिए कर रही है। ठीक है सर। और हमारे साथ दोस्तों अमन जी हमारे साथ हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं कांग्रेस से हैं। इनसे भी जानेंगे कि शहर में कितना विकास हुआ है और ये अपनी राय क्या रखें। यहाँ पे विकास कम, पैसे की बर्बादी ज़्यादा हुई है। चाहे कुंभ का पैसा हो, चाहे अब सड़कों के नाम पे या दूसरे चमक धमक के नाम पे, पुताई के नाम पे हर दूसरे दिन दीवारें पोत दी जाती हैं, पेंट कर दी जाती हैं। सार्वजनिक पैसे का दुरुपयोग इस भाजपा सरकार में जितना हो रहा है वैसा कभी पहले की सरकारों में नहीं हुआ। कांग्रेस के उत्तराखंड सरकार के राज में 2 अर्धकुंभ आए जी। एक तिवारी जी की सरकार में आया 2004 का अर्धकुंभ और 2016 का अर्धकुंभ। उसमें स्थायी कार्य हुए, चाहे वो मेला अस्पताल का
कार्य हुआ, चाहे रावत जी की सरकार में पुलों का निर्माण हुए, स्थायी कार्य हुए, भाजपा की सरकार में कुंभ आए जिसमें बजट भी ज़्यादा आता है, उसके बावजूद स्थायी कार्य ना होकर सिर्फ और सिर्फ धन की बर्बादी हुई है, पैसे की बर्बादी हुई है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे कोरोना टेस्ट के नाम पे घोटाले हुए। और सबसे बड़ी बात, आज भाजपा कह रही है कि हम काशी की तर्ज पे यहाँ पे कॉरिडोर लेके आएंगे हरिद्वार में। कॉरिडोर के नाम पे व्यापारियों में भय का माहौल है। प्रशासन अपना मैप सामने नहीं रख रहा है, और जबकि एक तरफ कह रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर्स, जो भी इससे प्रभावित लोग हैं, उनसे बातचीत करके अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। सरकार का नज़रिया भी ये होना चाहिए कि जिस काम को वो करने जा रही है उससे प्रभावित लोगों से बातचीत करके उसका समाधान निकाला जाए, उनको संतुष्ट करके आगे बढ़ा जाए। लेकिन इस सरकार में पिछले 1 साल से ऊहापोह की स्थिति है, चाहे वो पोर्ट टैक्सी का मामला हो, चाहे वो कॉरिडोर का मामला हो। ये ना स्थानीय व्यापारियों को संतुष्ट कर पा रहे हैं, ना ये उससे प्रभावित जो वहाँ के आमजन हैं या गंगा सभा है या और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनसे बात करने को तैयार नहीं है, ना ही उनके सामने कोई ड्राइंग या मैप रख रहे हैं। रहेगा हरिद्वार में आप बदलाव देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप का कैंडिडेट कौन होगा सांसद के लिए? इसका थोड़ा सा ओपनली कुछ नहीं लाया अभी पार्टी, तो आप बताइए थोड़ा सा कि चांस उनके बनते हैं थोड़ा। ये तो आलाकमान जो डिसाइड करेगा। नहीं, फिर भी थोड़ा आपको लगता है कि जिससे कांग्रेस का कैंडिडेट से ज़्यादा कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं, उसको लेकर कांग्रेस लोगों के बीच में जाने का काम करेगी। चाहे वो व्यापारियों का कॉरिडोर को लेकर मामला हो, चाहे वो बिरला प्रकरण में दलितों के साथ जो अत्याचार किया, जिसमें इनके एक मंत्री के संरक्षण में पीड़ितों के परिवारजनों को ही क्या नाम है मारा गया और उनको ही जेल में ठूसा गया, उसको लेकर आज दलित आक्रोशित है और आने वाले 2024 में भाजपा को इसका मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं।